इंग्लिश में भी आप देते हो ना कि स्पेयर का क्या मतलब, तो स्पेयर का मतलब यही होता है ना कि जो फारिग होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि नॉन फंक्शनल, लेकिन उनको जरूरत पड़ने पे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे इंसुलिन का वगैरह हुआ, थोड़ी शुगर पे हुआ वो ले ले, लेकिन जैसे बहुत ज्यादा शुगर ली तो स्पेयर रिसेप्टर्स हैं तो वो शुगर बहुत हो, तो फिर तो बंदा तो बिल्कुल डेथ हो जाए ना उसकी, इतना हाई शुगर लेवल्स चले जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ द स्पेयर रिसेप्टर्स आप देखें कि हार्ट में भी होते हैं, तो ये स्पेयर रिसेप्टर्स ही होते हैं जो कि फौरन जरूरत पड़ने पर काम आ जाते हैं। और जितनी कंसंट्रेशन, लेस कंसंट्रेशन से कोई बाइंड करेगी ड्रग, उसकी उतना ही ज्यादा अच्छी होगी। तो अब ये कि स्पेयर रिसेप्टर्स जो है ना कि ये कौन से हैं, तो वो ये बहुत ही खूबसूरत निज़ाम है इसका हमारी इस बॉडी में। तो अब हम बात करेंगे वन मैक्सिमम ड्रग रिस्पॉन्स। ड्रग रिस्पॉन्स के साथ मैं आपको ये डायग्राम है, ये बाद में आई विल शो इट टू यू लेटर। लेकिन थोड़ा सा साथ में भी दिखा दूंगी कि बी मैक्स क्या है और ई मैक्स क्या है। ठीक है ना, बी मैक्स है कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग दैट बाइंड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ द रिसेप्टर्स, जो सारे रिसेप्टर्स को ऑक्युपाई कर जाते। KD is the concentration of the drug that binds 50% of the receptors in the system और 50% of the Bmax। मतलब कि Bmax 100% है सारे ऑक्यूपेशन ऑफ द रिसेप्टर्स की। ठीक है ना, मैक्सिमल बाइंडिंग है। और ये है KD जो है ना वो है दैट बाइंड्स 50% ऑफ द रिसेप्टर और 50% ऑफ द Bmax की जो वैल्यू है ना, और उसको कहते हैं हम कि ये तो आपने याद करनी है कि Bmax इज लाइक KD। ठीक है, तो अब हम आपको देखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट तो ये होता है, इसको कहते हैं। और मैक्सिमम रिसेप्टर्स और ये 50% ऑफ द रिसेप्टर्स। ये देखेंगे जब हम इस पे आते हैं तो आप ये देखिए ना कि ये ड्रग इफेक्ट है, ये 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 मैक्सिमम इफेक्ट है 100%। ठीक है ना, ये ड्रग इफेक्ट है। ईसी ये कि 50% ऑफ द पोटेंसी ऑफ द ड्रग। ठीक है ना, ईसी जो है, ठीक है, पोटेंसी ये ड्रग की शो करती है 50% ऑफ द ड्रग पे किस तरह वो एक्ट करती है। और केडी आपको बताया था हमने कि क्या है, केडी इज द concentration of the drug that binds 50% of the receptors in the system और 50% of the Bmax। तो अब ये देख लें, अब ड्रग बाइंडिंग का देख लें कि ड्रग बाइंड कर क्या है, ये केडी है, इसकी ये 50% ऑफ द EC50, मतलब कि जो ड्रग एक्ट कर रही है वो ये है। ठीक है, तो ये पे रिसेप्टर्स का आज हमने जो पढ़ना है वो है बी मैक्स कंसंट्रेशन ऑफ दैट बाइंड्स मैक्सिमम। ये बाइंडिंग आपको रेड में आपको कहते हैं ये मैक्सिमम बाइंडिंग है। और केडी क्या है, उसकी 50% ऑफ द बाइंडिंग, इसको हम क्या कहते हैं, केडी डिसोसिएशन कांस्टेंट। और डिटरमिनेशन ऑफ द स्पेयर रिसेप्टर्स, कैसे स्पेयर रिसेप्टर्स को हम लोग करते हैं कि ये स्पेयर रिसेप्टर्स जहां पर मौजूद है, कंपेयरिंग द कंसंट्रेशन, टू concentrations को हम लेते हैं फॉर 50% ऑफ द मैक्सिमल EC50 इफेक्ट विद कंसंट्रेशन फॉर 50% ऑफ द मैक्सिमल बाइंडिंग या KD के साथ। तो हम इसके साथ जो हम कंपैरिजन में जो हम लेते हैं दोनों को, तो ये हमारी डिटरमिनेशन ऑफ द स्पेयर रिसेप्टर्स करती है। लेस देन KD देन स्पेयर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। ठीक है ना, EC50 मींस इसकी डोज अगर कम है, ठीक है ना, और उस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, फिर उसका मतलब है कि स्पेयर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। ये देखें, फिर इसकी डोज कम है और इसकी बाइंडिंग इसकी 50% पे ये आ जाती है। और EC50 अगर उसकी डोज EC50 नहीं के 50%, 50% ऑफ द डोज पे आ गया है तो ये। और साथ में डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने लिया था, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग
that bind 50% of the receptors in the system और 50% of the females. अगर EC वैल्यू कम है और KD की वैल्यू से, तो it means के spare receptors are present. और receptors ability to amplify the duration and intense due to spare receptors. ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जितने भी आप बॉडी में, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल किया, यहाँ पर मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन आप कहीं पर फाइंड आउट करके, इंसुलिन है, जैसे टाइम क्या होता है कि इंसुलिन जैसे आ जाता है, तो ये क्या है, ये फंक्शनल रिजर्व है दैट इंश्योर्स कि जितनी भी आ जाए अमाउंट सेल में आ जाए, ये एक्टिवेट हो जाएंगे को न्यूट्रलाइज द फैक्ट. सो स्पेयर रिसेप्टर्स क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टू हार्मोन जैसे इंसुलिन वगैरह है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एसिटाइलकोलिन का आप देखते हैं, ठीक है ना. एंड पेप्टाइड्स हैव एबिलिटी टू एम्प्लीफाई सिग्नल ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ड्यू टू स्पेयर. इनकी इंटेंसिटी कैसे ऊपर नीचे रहती है, बिकॉज स्पेयर रिसेप्टर्स जरूरत होती है नहीं, लेकिन बहुत हो जाए ज्यादा तो ये फंक्शनल रिजर्व है. फंक्शनल रिजर्व है, नॉन स्पेयर रिसेप्टर्स आर नॉट नॉन फंक्शनल, दे आर द फंक्शनल रिजर्व. ठीक है, एग्जांपल्स में हमने आपको एक तो मैंने इंसुलिन का बताया, दूसरा है 50% ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, जितने भी आपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक होते हैं, ठीक है ना. और आर स्पेयर फॉर एक्शन ऑफ द एसिटाइलकोलिन, ठीक है ना. Neuromuscular junction are spare receptors. और 90% of the beta receptors in myocardium are spare for the action of the catecholamines. तो ये भी जो है कुछ स्पेयर रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं, मायोकार्डियम में मौजूद होते हैं, निकोटिनिक में है, फिर उसके बाद इंसुलिन में भी आ जाते हैं, हार्मोन को रिस्पॉन्स करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट जो है ना वो रिसेप्टर्स हैं. तो हम इसको दोबारा, तो आप आई होप सो आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गया व्हाट आर द स्पेयर रिसेप्टर्स. अब ये क्या फैक्टर्स हम लेते हैं, ये रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स के, हमने कुछ भी कोई जो ड्रग्स का रिस्पांस होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशंस होती हैं. तो कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो को रिलेट करते हैं, तो उसमें हम जो फैक्टर्स लेते हैं वो मैं आपको मैंने पहले बताया था कि वैसे वो जो मॉडिफाइड एक लगते हैं, लेकिन इंडिविजुअली भी ये एक्सट्रीम एजेस, ठीक है ना, एल्डरली पीपल, और आप देखिए बहुत मत के बूढ़े लोग होते हैं, और उसके बाद क्या होता है सेकंड पे आ जाते हैं इन्फेंट्स. अब देखें कि बुढ़ापा भी और इन्फेंट्स दोनों एक है. क्या आता है, उस वक्त चीजें बन रही होती हैं इन्फेंसी में, और एल्डरली पीपल में क्या होता है, चीजें खत्म हो रही होती हैं. तो ये दोनों जो है ना वो एक ही फेस पे खड़े होते हैं. उनमें दोनों में किसी में बन रही होती है तो ताकत नहीं होती, किसमें खत्म हो रही होती है, तो ये दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव द टारगेट. सो आप देखिए कि डोज बच्चों में भी कम होती है, ठीक है ना, और डोज बड़े लोगों में भी, एल्डरली पीपल में भी हम डोज ड्रग की कम देते हैं, बिकॉज देयर एबिलिटी टू इनएक्टिवेट और एक्सक्रीट द ड्रग, तो प्रॉपर एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग नहीं हो जाती, ठीक है ना. और भी क्या आता है कि व्हाट हैपन विद द इन्फेंट्स, इन इन्फेंट्स इट हैपेंस लाइक दिस दैट एंजाइम सिस्टम फॉर मेटाबॉलिज्म नॉट फुली डेवलप्ड. तो एंजाइम सिस्टम डेवलप ही नहीं हुए होते हैं, जैसे आप बाद में पढ़ेंगे क्लोरामफेनिकोल एक ड्रग है, ठीक है ना, वो जब बच्चों में देते हैं तो ग्रे बेबी सिंड्रोम कर देती है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म के लिए वो बना ही नहीं होता उसके लिए, इसलिए बच्चों में वो ये एक बहुत बड़ा सिंड्रोम आ जाता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, जैसे सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है, सर्कुलेटरी शट डाउन हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है. फिर मोस्टली फॉर्मूलाज होते हैं फॉर सर्कुलेशन ऑफ डोजेस फॉर इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में, जिसमें यंग फार्मूला है,
आपको ये फार्मूलाज जो है ना आने चाहिए, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स में भी और आपकी प्रैक्टिकल की जो ऑस्पी होती है उसमें भी ये यूज होते हैं। इसमें यंग्स फार्मूला है, क्लार्क्स फार्मूला है, और फिर उसके बाद ये है कि कुछ यंग्स फार्मूला में क्या होगा, एज इन इयर्स प्लस एज प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज, ये यंग्स फार्मूला है। क्लास फार्मूला में क्या है, वेट इन पाउंड्स इनटू एडल्ट डोज डिवाइडेड बाय 150। और क्लास फार्मूला में क्या है, वेट केजी में है, उसमें पाउंड्स था, इसमें केजी है, और इनटू एडल्ट डोज इनटू स्टैंडर्ड वेट अब 70 है। और डिलिंग्स फॉर्मूला में क्या आता है, एज इंटू एडल्ट डोज डिवाइडेड बाय 120। तो ये सारे फॉर्मूला है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द डोजेस। फिर हो जाता है कि सेक्स, मतलब कि फीमेल जेंडर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि females are more susceptible than man to effect of the certain drugs। तो जिसमें आ जाता है कि एथनॉल, प्रोपेनॉल, एस्ट्रोजन, सैलिसाइलेट्स, तो फीमेल का डिफरेंट रिस्पॉन्स समटाइम होता है एज कम्पेयर टू मेल्स को। तो डिजीजेस में भी हैं जो कि फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस होती हैं, तो जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि फैक्टर्स मॉडिफाइंग द ड्रग एक्शन, तो उसमें भी हम लोगों ने ये डिस्कशन की थी, आपको पता होगा, याद होगा, गॉन थ्रू कि लिवर डिजीज में क्या होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद थायराइड डिजीज में क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। हाइपर में क्या है कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, हाइपो में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म विल बी डिक्रीज्ड। तो ये होता है कि हम उसमें हमने अब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो हमने देखे थे, वो नंबर 1 पे हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से क्या क्या जो चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो उसमें हमने पहले देखा कि एज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद हमने देखा था जेंडर, फीमेल और या मेल, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। देन डिजीजेस जो होती हैं, कुछ लिवर डिजीजेस, कार्डियक डिजीजेस, और रीनल डिजीजेस जिसमें एक्सक्रीशन होता है। क्या होता है कि रीनल डिजीजेस में एक्सक्रीट आउट नहीं हो जाती है। और कंजस्टिव हार्ट फेलियर में आपको में क्या लिखते हैं कि उसमें भी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग इज डिक्रीज्ड। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, कि कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या है और रीनल डिजीजेस में क्या है, और इसके साथ बाकी हम कुछ गाइड्स भी रहते हैं। देखिए आप, जैसे कि presence of the food, क्या होता है, डिलेज एब्जॉर्प्शन ऑफ द एम्फिसिलिन एंड रिफैम्पिसिन, तो हैम्पर करती है एब्जॉर्प्शन को, एब्जॉर्प्शन डज नॉट टेक प्लेस। और उसके बाद जो होता है कि सम स्पेसिफिक डाइटरी फैक्टर्स लाइक अल्कोहल, चारकोल, ग्रिल्ड बीफ, कैबेज है, तो ये क्या है, इंड्यूस ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स। तो ये भी ऐसे है जो CYP सिस्टम जो आपने पढ़ा होगा, तो वो ये इंड्यूस कर देते हैं, जिसके इनहिबिटर्स होते हैं, या आप कहिए कि उसके बाद इनहिबिटर्स होंगे तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेंगे, और फिर CYP सिस्टम जितने आपने सारे पढ़े हैं वो सारे इन्फ्यूज करते हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन। देखिए जारी बात है, प्रोटीन इज वेरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, तो प्रोटीन ही नहीं होगी तो सारे जो आप पता है डिस्टर्बेंस आ जाती है, इट इन्फ्लुएंस द थ्रू आउट द फार्माकोकाइनेटिक्स। तो डाइट एंड फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप कहते हैं ना बैलेंस डाइट लें, डाइटिंग के चक्रों में ना पड़े, बैलेंस डाइट लें, उससे आप हेल्दी रहते हैं। अभी तो यू आर यंग, मतलब जितने भी लोग अभी यंग होते हैं, तो यू कैन कॉम्बैट द डिजीज। लेटर फिर ये होता है कि आप में इतना अच्छा रिजर्व्स नहीं होते हैं बॉडी में कि वो फाइट कर सके। आप बिल्कुल प्रोटीन छोड़ दें तो प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन हो जाएगी, क्या हो जाएगा, जिसम फूलना शुरू हो जाता है, और क्या क्या इम्यूनिटी लो हो जाती है, like many problems। Variations in the drug response, variations जो है ना in the drug response, this is very important। आप देखें कि हर एक इंडिविजुअल में क्या आता है कि एक ही ड्रग एक बंदे को दिया है तो वो और थी, जब दूसरे को दिया तो वो और हो। तो ये होता है कि जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्शन होता है ड्रग का, होता है ये भी किसी हर एक का डिफरेंट होता है। तो अब आप देखें कि पेंसिलिन वगैरह का देख लें, या और भी शॉक्स वगैरह होते हैं उनका देख लें, कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। कुछ sometimes like genetic differences in the metabolism
है, जेनेटिक ही डिफरेंसेस आ गए हैं मेटाबॉलिज्म में, क्या चीजें हैं, और जेनेटिकली डिफरेंसेस बाय द इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, लाइक इम्यून सिस्टम में भी कभी चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है ना, हाइपर सेंसिटिविटीज डेवलप कर जाती हैं, कभी इम्यूनोलॉजिकल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो और मेटाबॉलिज्म की डिफरेंसेस आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर ऑल द infrequent observed response in some patients, और ये genetically determined होते हैं, और इसको हम कहते हैं idiosyncratic reactions. Then comes the hyperreactive response, hypersensitivity. तो अब आप देखिए कि हाइपोरिएक्टिव में कि पेशेंट को कुछ भी दे दें तो इतना रिस्पॉन्स उसका इंटेंसिफाई नहीं आता, तो इंटेंसिटी ऑफ द इफेक्ट इज डिक्रीज्ड इन सम पेशेंट्स कंपेयर्ड विद द इफेक्ट सीन इन मोस्ट पेशेंट्स। तो ये भी एक वेरिएशन है कि हाइपोरिएक्टिव होता है, हाइपर मींस डाउन और हाइपर मींस intensity of drug effect is increased in some patients compared with the effect seen in most patients. So hypersensitivity may refers to the allergic or other immunological response to the drug. आपको पता है hypersensitivity जो होती है, मुख्तलिफ टाइप के hypersensitivity हैं जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस आ जाते हैं, एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस हो गया, एलर्जिक रिएक्शंस हो गए, फिर उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो गए, ये सारी चीजें इनमें आती हैं। फिर उसके बाद है कि क्या शुरू हो जाता है, इसके बाद है कि टेकीफाइलेक्सिस है और टॉलरेंस है। तो टेकीफाइलेक्सिस क्या हो जाती है, टेकीफाइलेक्सिस जो आती है वो आती है कि सडन डायमिन्यूशन ऑफ द रिस्पांस में आ जाती है, ठीक है ना। तो ये है कि जब एक ही हम सक्सेसिव स्टिमुलेशन करते हैं, ठीक है ना, ऑफ द रिसेप्टर विद द ड्रग, ठीक है, तो फिर क्या होता है, रिसेप्टर्स बिकम्स डिसेंसिटाइज्ड, वो डिसेंसिटाइज्ड हो जाते हैं, रैपिडली डिसेंसिटाइज्ड होंगे इन डायमिन्यूशन फैक्टर। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज द टेकीफाइलेक्सिस। Tachyphylaxis is a rapidly diminished response, ठीक है, in which the क्या होता है, agonist of the receptor becomes desensitized, तो उसको हम लोग कहते हैं tachyphylaxis। टॉलरेंस होता है diminution of the response, लेकिन tachyphylaxis सडन उसकी डिक्रीज करती है, ठीक है ना। इसकी वजह फैक्ट तो tachyphylaxis का is due to either phosphorylation or the similar chemical events that renders receptors on the cell surface unresponsive to the ligand। तो ठीक है, तो ये इसकी ये चीजें होती हैं टेकीफाइलेक्सिस में, तो जो कि इसको अफेक्ट करती हैं, डायमिन्यूशन ऑफ द रिस्पांस करता है सडन। तो जिसकी वजह क्या कहती हैं, इसकी जो मेन वजह होती है वो कहती हैं कि आइदर phosphorylation or the chemical events जो के जो receptors को जो होते हैं on the surface of the cell unresponsive to the ligand, तो ligand को unresponsive हो जाते हैं, drug को unresponsive हो जाते हैं to the receptors because of the phosphorylation and chemical events that renders receptors on the cell surface unresponsive cause है। और tachyphylaxis सडन डायमिन्यूशन ऑफ द रिस्पांस आप देते रहते हैं तो उसका रिस्पांस रैपिडली हो जाता है। देन कैम्स हमारे पास जो आ जाती हैं वो है मैकेनिज्म्स कुछ है कंट्रीब्यूटिंग टू द वेरिएशन इन द ड्रग रेस्पॉन्सेस। तो ये आपको बिग फार्मा में भी कर्सन में भी मिल जाएंगे, ये रिएक्शंस लिखे भी हुए हैं, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या है। तो ऑल्ट्रेशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग दैट रीचेस द रिसेप्टर्स, ठीक है ना, फार्माकोकाइनेटिक्स डिफरेंस में ऑल्टर क्लिनिकल रिस्पांस, ठीक है ना, alteration in the concentration of the drug that एक alteration होगी, जैसे कोई ड्रग रीच करेगी रिसेप्टर उसकी ऑल्ट्रेशन हो जाए। ऑल्ट्रेशन मींस उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में चेंज। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या, एब्जॉर्प्शन,
डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, जब इनमें चेंजेस आएंगी तो फिर क्या होगा, क्या होगा, रिस्पॉन्स डिफरेंट हो जाएगा ड्रग का, एब्जॉर्प्शन कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई, ठीक है, और फिर वो स्ट्रीट clinical response. So alteration in the concentration of the drug that reaches the receptor. So alteration नंबर 2 पे आ जाता है वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ एन इंडोजेनस रिसेप्टर लाइगेंड, ठीक है। तो वेरिएशन कंसंट्रेशन, जब हम कंसंट्रेशन जो है वो जब एक रिसेप्टर लाइगेंड पे कितनी उसमें कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता है, बिकॉज देखिए एक बीटा रिसेप्टर्स हम फ्यूक्रोसाइटोमा एक कंडीशन होती है जिसमें केटकोलामीन्स लेवल्स जो होते हैं ना वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, तो इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, तो उस पे हम क्या करते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स को देते हैं। तो ये क्या होता है कि जो उसके हार्ट रेट जो उसका ज्यादा हुआ होता है, ठीक है ना, वो कम कर देता है। तो ये जितनी कंसंट्रेशन है हम जब बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो स्लोज द हार्ट रेट in a patient with endogenous catecholamines as in pheochrocytoma। तो pheochrocytoma में क्या है, बहुत ज्यादा केटकोलामिन्स है, केटकोलामिन्स क्या करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, तो बीटा ब्लॉकर्स हम इसलिए देते हैं कि वो हार्ट रेट डिक्रीज करे। तो वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ द एंडोजेनस रिसेप्टर लाइगेंड, क्या आप देखिए कि किस तरह वो केटकोलामिन्स के लेवल से इंक्रीज हुआ, और किस तरह जो बीटा ब्लॉकर्स हमने दिया है वो क्योंकि केटकोलामिन्स के लेवल से बीटा रिसेप्टर्स जो है ना वो इंक्रीज कर जाते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, तो भी हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं ताकि हार्ट रेट स्लो हो जाए। Alteration in number or function of the receptor. So change in the drug response are caused by increase or decrease in the number of receptors, in the efficiency of the coupling of the receptors due to the distal effector mechanism। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल्ट्रेशन कैसे हो जाती है नंबर और फंक्शन ऑफ द रिसेप्टर्स में, तो जिनकी जो चेंज, ये भी एक वन ऑफ द कॉमन रीजन है ड्रग चेंज इन द ड्रग रिस्पॉन्स में, वेरिएशन इन द ड्रग रिस्पॉन्स में, ये भी एक बहुत important mechanism है। बाकी change in component of the action binding to the receptor, but the response observed in the patient depends on the functional integrity of the biochemical processes and the physiological regulations, patient characteristics। अब देखिए ना physiological regulations है, sex है, age है, ठीक है ना, पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं, तो ये सारी चीजें हैं जिसमें जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे हमने शुरू में हमने पढ़ा और ड्रग हमारी पहुंच रही है, मींस उसमें फार्माकोकाइनेटिक्स आ जाएंगे, जैसे एब्जॉर्प्शन कैसे हुई, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई, फिर उसके बाद कौन सी चीजें आ जाती हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन कम्स द आर एक्सक्रीशन। इनमें कोई चेंज आ जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा वेरिएशंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द एंडोजेनस, वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ द एंडोजेनस रिसेप्टर लाइगेंड। तो इनमें क्या होते हैं, अगर कोई बढ़ जाता है, चीजें हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, रिसेप्टर्स इंक्रीज कर जाते हैं, उनमें कैसे हम क्या चीज देते हैं तो वो अफेक्ट करती है। फिर then comes the alteration in the receptors number or the function of the receptor। This is important, a change in the component of the response register to the receptor, जिसमें बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं, फिजियोलॉजिकल जितनी रेगुलेशंस हैं, पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसके क्या है, और कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दिस वाज में आज का हमारा ड्रग डिपेंडेंस और टॉलरेंस हम बाद में करेंगे, लेकिन आज का हमारा फिर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। और आई होप सो हम लोग एक दफा इसको गो थ्रू करते हैं कि स्पेयर रिसेप्टर्स क्या है। स्पेयर रिसेप्टर व्हेन मैक्सिमम ड्रग रिस्पांस इज ऑब्टेन्ड एट लेस देन
maximal occupation or less than 100% occupation of the receptors, then receptors are said to be spare receptor. मतलब कि जब एक functional reserve, spare receptors क्या है? Spare receptors are the functional reserve. These are the immense functional reserve that ensures that adequate amount of the receptors are present, और वो बाद में आपको वर्क करते हैं आपके लिए। ये नॉन फंक्शनल नहीं होते हैं, ठीक है ना, दे आर नॉट नॉन फंक्शनल, लेकिन ये है कि ऑन प्रेजेंट होते हैं। और ये है कि जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी थी इंसुलिन की, कि जितनी भी ग्लूकोज आ जाए उसको कैसे क्या होता है, स्पेयर रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट हो जाते हैं, ज्यादा अमाउंट है वो एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का हमने पढ़ा कि वो स्पेयर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बीमैक्स हमने पढ़ा था, कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग दैट बाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसेप्टर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसेप्टर्स पे जो बाइंड करती है ड्रग उसको बीमैक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये देखें ना, ये बीमैक्स बाइंडिंग, मैक्सिमम बाइंडिंग, ड्रग बाइंडिंग आ जाती है, बीमैक्स आ जाएगा। और केडी क्या है? 50% ऑफ द, ये बीमैक्स होगी, ये केडी है, ये 50% ऑफ द कंसंट्रेशन। ये ड्रग डोज है, ये देखिए ना, ये आप देखेंगे ये ड्रग, ये मैक्सिमम रिस्पॉन्स है और ये ड्रग डोज है 0.1 10, ठीक है ना। तो ये हम लोग इसी 50, हम हमेशा 50% ऑफ इफेक्टिव पोटेंसी ऑफ द ड्रग की हम लोग लेते हैं 50% में, और केडीबी भी 50% पे हम लेते हैं। तो ये दोनों ये बाइंडिंग, ये देखिए, ये दिस इज बी मैक्स वैल्यू है, मैक्सिमम है, ठीक है ना। और ये है केडी, केडी हमने क्या पढ़ा था? KD is the concentration of the drug that binds 50% of the receptors in the system or 50% of the Bmax. So, determination अगर receptors करने जाएंगे तो comparison of the two concentrations, ठीक है, concentration 50% of the maximal effect with concentration for 50% of the maximum binding, KD50 और KD50 का हम लोग comparison करेंगे, और उसमें हम लोग spare receptors present हैं कि नहीं। फिर हमने प्रेजेंस ऑफ स्पेयर रिसेप्टर्स हमने देखा था कि रिस्पॉन्स हाफ न्यूरोट्रांसमीटर्स में एसिटाइलकोलिन है, ठीक है ना। फिर बीटा रिसेप्टर्स में अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर हार्ट में मौजूद होते हैं। ये बीटा रिसेप्टर्स इन मायोकार्डियम आर स्पेयर फॉर एक्शन ऑफ द केटकोलामिन। तो ये है ऑल अबाउट स्पेयर रिसेप्टर्स। तो ये एक एससीक्यूज में भी आ जाता है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, आप एक दो दफा इसको पढ़ेंगे तो आप था और सेक्स था, डिजीजेस थी, डाइट एंड फूड था,